हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के आया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने 11th फिजिक्स को लेकर के और कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके सामने आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने लास्ट लेक्चर जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का दिया हुआ था आपको, आपने उसे कंप्लीट कर लिया। वो लेक्चर काफी लंबा था, 1 आवर 40 मिनट का लेक्चर था बेटा, और आज इतना लंबा होने वाला नहीं है। कोशिश ये करूंगा कि फ्रिक्शन में आज स्टार्ट करूं और आज ही फ्रिक्शन को खत्म भी कर दूं। तो इसी उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ स्वागत करता हूं कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस में। मैं आपका दास सर 11th क्लास के फिजिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट होने वाला है फ्रिक्शन। बच्चों, आज मैं केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा आपसे। केवल और केवल फ्रिक्शन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, और फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, और फ्रिक्शन का अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्ट करता है, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन को किस तरीके से कम करते हैं वो भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात कि फ्रिक्शन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपके डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो इस वर्ड को कि वहां फ्रिक्शन कम था तो मैं गिर गया। मैं एक स्लीपरी सरफेस के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं चल रहा था जहां पर कॉन्टिन्यूअस पानी होता है, वहां पर मैं चल रहा था और चलते चलते मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं गिर गया। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेटा, वहां पर एक बहुत ही क्या कहते हैं, अजीब सी घटना हुई। वहां पर मेरा पैर और जो सरफेस था उसके बीच में जो कांटेक्ट होता है, सरफेस और मेरे पैर के बीच का जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो सरफेस सबसे ज्यादा स्लिपरी सरफेस हो जाता है, जिसके ऊपर आप स्लिप करके गिर भी सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को, और बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। आपको फ्रिक्शन चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहली बात है बेटा फ्रिक्शन। हेडिंग भी आपका यही होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है बेटा? एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस। दो अलग अलग डिफरेंट सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपको समझाता हूं, मैं धीरे धीरे आपको मैं डीप में लेकर के जा रहा हूं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है बेटा, और ये ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो माफ कीजिएगा, मैं सरफेस को किसी और कलर से बना देता हूं। मैं सरफेस को किसी और कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ब्लॉक है बेटा, और यहां पर मैंने एक सरफेस लिया हुआ है। आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक और ये सरफेस है। मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया इधर की तरफ, एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया इधर की तरफ। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा है तो आप जानते हो कि ये जो ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक फोर्स एक्ट करता है mg नीचे की तरफ, और इसी फोर्स के ऑपोजिट में ये जो आपका जो टेबल है, जिस टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्या करेगा? एक रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड करेगा r ऊपर की तरफ। तो टोटल इस ब्लॉक के ऊपर अभी तक कितने फोर्सेस हो गए? एक फोर्स तो F जिससे मैं इसे खींचने जा रहा हूं, दूसरा फोर्स mg जो इस ब्लॉक का जो मास है इसके वजह से नीचे एक्ट कर रहा है, और जो तीसरा फोर्स है वो रिएक्शनरी फोर्स है जो कि इस ब्लॉक के ऊपर ये जो टेबल है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्शनरी फोर्स। अब यहां पर एक चौथा फोर्स आता है बेटा, और ये फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स।
तो एक चौथा फोर्स एंट्री करेगा यहां पर बेटा, और ये फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ। देखो मैंने स्मॉल एफ लिखा हुआ है, क्यों स्मॉल एफ लिखा हुआ है, रीजन इसके पीछे अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि जो ब्लॉक है इसको हम लोगों ने इधर की तरफ खींचा, ठीक है, ब्लॉक को हम लोगों ने इधर की तरफ खींचा, तो दोनों ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच का जो कांटेक्ट एरिया है, देखो ये ब्लॉक है और ये आपका सरफेस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करने जा रहा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, जहां पर ये दोनों आपस में जाकर के कांटेक्ट कर रहे हैं, इसके कांटेक्ट के ऊपर जैसे ही मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लगना जरूरी है बेटा, जब ये फोर्स एफ लगता है इधर की तरफ, तभी केवल और केवल तभी एक ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स लगेगा तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट यानी कि एक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं ये फोर्स नहीं लगाता हूं, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा, ये केवल mg नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? तो जैसे ही मैं यहां पर इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात की बात है, फिलहाल मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हम लोगों ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो एक दोनों ऑब्जेक्ट और टेबल के कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स आया। ये फोर्स क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखो 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखना होगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो है पॉइंट होगा आपका कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स only when external force applied along only when external force applied, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी बात, सेकंड, this force is a contact parallel force। पहली चीज कि जब भी हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तब जाकर के फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट करना स्टार्ट हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है, ये मैं आपको पहले बता दिया, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है। और ये कांटेक्ट फोर्स होने के साथ साथ पैरेलल फोर्स भी है। देख लो, एफ आप इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, और ये किधर लग रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दोनों है तो पैरेलल। बेटा इस मार्कर को, ब्लैक वाले मार्कर को मैं इधर की तरफ पुल किया और इसको इधर की तरफ, तो दोनों क्या है, पैरेलल फोर्स ही तो लग रहे हैं दोनों के ऊपर, ऐसे करके एक इधर जा रहा है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट दिस इज अ पैरेलल फोर्स। तो पहली बात तो फोर्स जब लगेगा तब इसके ऊपर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है बेटा क्या है, दिस इज ऑपोजिट फोर्स टू द अप्लाइड फोर्स। दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करता है। तो सबसे बेसिक चीजें हैं बेटा, ये आपको फ्रिक्शन को समझने के लिए ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो बेटा ये फ्रिक्शन का बेसिक चीजें थी कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्ट करता है जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स इज अ कांटेक्ट पैरेलल फोर्स। ये फोर्स एक कांटेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और इसके पैरेलल फोर्सेस हैं। थर्ड, दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट होता है, किसके, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, किससे रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो वीडियो को पॉज करो और इस पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह के फ्रिक्शंस होते हैं। तो नोट डाउन करो, आगे बढ़ो।
तो ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन की टाइप्स को बात करेंगे। तो देयर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर बेसिकली three kind of friction. There are basically three kind of friction. So the first friction will be static friction. Static friction. The second friction will be limiting friction. And the third one is kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा देखो, बेसिकली तीन तरह के फ्रिक्शंस होते हैं आपके, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट भी करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता कैसे है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन तब एक्ट करना स्टार्ट होता है जब और तब क्या उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो ये बात याद रखना, और स्टैटिक फ्रिक्शन उससे रिलेट करेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास एक ब्लॉक है। सपोज कर लो ये ब्लॉक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, सॉरी एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है बेटा वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। सो आई हैव अ टेबल एंड ओवर द टेबल देयर इज अ ब्लॉक। ओके, सो इस समय प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो यहां पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक mg नीचे की तरफ, दूसरा इसका रिएक्शनरी फोर्स r ऊपर की तरफ। क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीजें पहले समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इसके डिटेल्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है? तो अब मैं इसके ऊपर धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं। तो पहले मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? 1 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाया। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, हमने फोर्स लगाया ऐसे करके, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, फिर मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया 1 न्यूटन मोर, एक और न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अभी भी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो सही बात है। आप कहोगे कि सर इनर्शिया, बिल्कुल बेटा, इनर्शिया की वजह से इसका अपना खुद का कुछ मास है ना, वो मास जब ओवरकम करेगा, वो मास जब इनर्शिया है ना बेटा इसके पास, देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका जो खुद का मास है उस मास की वजह से इसके पास इनर्शिया होगा। तो ये तो नीचे लग रहा है ना, mg तो नीचे लग रहा है, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब जब हमने इसके ऊपर 1 + 1 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव किया? तो इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं किया। मैंने फोर्स को और इंक्रीज किया, अभी भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। मैंने 3 बार फोर्स को इंक्रीज किया और तीनों बार ऑब्जेक्ट अभी तक मूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं 3.1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, 3.1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तुरंत ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। इमेजिन कर लो, ये एक रफ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक लिया, उसको एक टेबल के ऊपर प्लेस किया, ब्लॉक का मास m था, तो mg नीचे की तरफ, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, पहले इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, तो जैसे ही मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, पैरेलल फोर्स होता है। तो जो फोर्स हम इधर की तरफ लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों सरफेस के कांटेक्ट पे एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स को और इंक्रीज किया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव किया? तो मैंने बोला कि नहीं मूव किया। ठीक है, नहीं मूव किया। मैंने फोर्स को और इंक्रीज किया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव किया? नहीं किया। यानी कि 3 न्यूटन के फोर्स तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। मैंने 3 न्यूटन तक का फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट मूव किया ही नहीं।
तो क्या जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाया था, जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो अगर इसका एक रफ एग्जांपल, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, 0.1 न्यूटन का अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं जब ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 + 1 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी 0.1 था? तो आंसर है नहीं बेटा, ये अभी भी 0.1 न्यूटन नहीं था। इसकी वैल्यू क्या हुई होगी? इंक्रीज की होगी। यहां पर चीजें समझने वाली है। आप एक काम करो, अपने हाथ में ब्लॉक रखो, थोड़ा सा हल्का सा लाइट वेट का होगा तो चलेगा, एक ब्लॉक रखो और इस ब्लॉक को धीरे धीरे पुश करो, एकदम से मत पुश कर देना, वो गिर जाएगा हाथ से। धीरे धीरे चीजों को पुश करो, यहां पर ऐसे करके धीरे धीरे पुश करो। तो आप जब फील करोगे कि जब स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो यह ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया, आपने फोर्स बढ़ाया तो यह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आप फील करो, आप ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रखो और धीरे धीरे इसको पुश करो, धीरे धीरे इसको पुश करो। तो जैसे जैसे आप अपना फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, आपको फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि एज यू आर इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ पुश करने का जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहे हो, तो आप फील करोगे कि ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, फोर्स को इंक्रीज कर रहा है। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तुरंत एक फोर्स एक्ट करने लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, पैरेलल डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल में ऑपोजिट डायरेक्शन में जस्ट एक क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ रही बात? चलो बेटा, तो मैं अब एक काम करते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल चीजें है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो कि तब एक्ट करता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा ये ऑब्जेक्ट को मूव क्या करता है, मूव करा देता है क्या? नहीं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रुका हुआ हो, मूव ना कर रहा हो। समझ रहे बात को? और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसे, सर अभी भी तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये तो अभी भी नहीं चल रहा है, तो क्या इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? तो आंसर होगा नहीं। इसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा बेटा। जैसे ही इसके ऊपर एफ लगेगा तुरंत तो इसके ऊपर एक स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। यानी कि whenever the external force applied, then only if the object is not moving, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, उस दौरान जो फोर्स एक्ट करता है किसके बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या होता है, सबसे पहली बात कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप बहुत सिंपल तरीके से आंसर दोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के ऊपर एक्ट करता है। ये फोर्स जो होता है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और पैरेलली एक्ट करता है। उसके बाद आता है कि कितने तरह के फ्रिक्शंस होते हैं। तो बेसिकली बेटा 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बात हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप कहोगे कि whenever an external force is applied over a body, whenever an external force is applied over a body which wants to move, जो कि क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है ना। देखो जाहिर सी बात है यहां पर बात मूवमेंट की होगी। अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन की बात कभी करेंगे जब बात मूवमेंट की होगी। तो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक टेबल, इसको भी मैं ऑब्जेक्ट ही कह रहा हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं मूव कराने के लिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है, उस समय ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो उस समय जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं और इसको डिफाइन कर देता हूं, डेफिनेशन मोड में इसको नोट डाउन कर देता हूं कि क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो
whenever an external force is applied on a body, then if the body is not moving, then if the body is not moving, then between the contact surface of two objects, there acts static friction. क्लियर? तो अब इसको डायग्राम के साथ नोट डाउन करो बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया, जस्ट इसके ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल हो गया। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है बेटा कि ऑब्जेक्ट को अभी मूव नहीं कराना है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कराने की सोचेंगे। तो ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। अब जो है मैं आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात बताऊंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन अब देखो बेटा, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये mg नीचे की तरफ, रिएक्शनरी फोर्स r ऊपर की तरफ। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पर एक फोर्स एक्ट करने लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है उसमें पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक्ट करने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गई बात? अच्छा, अब अगर हम लोग ये वाला जो एफ है इसको अगर इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि मूव कर जाए, धीरे धीरे एकदम आराम से इसको मूव करो। मैंने क्या किया था? मैंने कहा था पहले 1 न्यूटन लगाया, फिर मैंने 1 न्यूटन लगाया, फिर मैंने 1 न्यूटन लगाया। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा और फोर्स लगाता हूं, यानी कि 0.1 लगाता हूं, ये टोटल 3 न्यूटन हो गया। प्लस जैसे ही मैं 0.1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाता हूं, उसी समय ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। मैंने आपको ये बताया था, एक रफ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो बेटा देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनोगे तो आसान लगेगी चीजें। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन is that amount of static friction on which limiting friction is that amount of static friction on which the object is just about to move, जस्ट अबाउट टू मूव। यानी कि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने जा रहा हो। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर स्मॉल है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगा। तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा, अगर मैं इस फोर्स को इंक्रीज करूं, एफ डैश कर दूं, तो क्या होगा? एफ भी इंक्रीज करेगा, ये भी एफ डैश होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ने लगेगी। आप फील कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को हाथ में रख करके पुश करो धीरे धीरे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे और फोर्स लगाना पड़ रहा है ना?
तो और मैंने फोर्स इंक्रीज कर दिया इसके ऊपर और ये और इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। मैं एक बार और फोर्स इंक्रीज किया, ये ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मूव कर रहा, लेकिन ये जो एफ ट्रिपल डैश है, एफ डैश 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 है, एफ ट्रिपल डैश जो है, ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, ये वो मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एफ स्मॉल एफ ट्रिपल डैश जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अब अगर इससे ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, इससे ज्यादा अगर हमने कोई फोर्स ऐड कर दिया इसके ऊपर एक्सटर्नली, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो हमें ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराना है, हमें ऑब्जेक्ट को अभी भी स्टैटिक ही रखना है, लेकिन हमें फ्रिक्शन को उस लेवल तक लेकर के जाना है कि जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव हो जाए। समझ रहे बात को? तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप कहोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वो वैल्यू है ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने के लिए स्टार्ट होने लगे, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफएस के नाम से जानते हैं। एफएस इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं इसको लिख दूं एफएस मैक्स, ऊपर की तरफ मैक्स लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? तो यहां पर मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या बताया, थ्योरेटिकल पार्ट बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बिफोर मूविंग काइनेटिक फ्रिक्शन, चलो एक बार काम करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपको बता ही देता हूं। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट के स्टेशनरी पोजीशन के समय एक्ट करता है। देखो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा नहीं एक्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है। जैसे ही हम लोगों ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, तो उस समय दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया के ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स के पैरेलली, है ना, क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव होने लगता है, यानी कि अब जो है, अब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, तो उस समय की जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? वो फ्रिक्शन की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सरफेस के ऊपर, तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमेशा उसके ऊपर एक्ट करता रहेगा, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कहेंगे। सो काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन which acts when object is continuously moving। जब ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है उस समय पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो बेसिकली मैंने तीन तरह के आपको फ्रिक्शन बताया। तो सबसे पहला जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स स्टार्ट करते हैं लगाना, तो क्या करता है? दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस कांटेक्ट एरिया रहता है, इसके बीच में पैरेलल, एक्सटर्नल फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो बेटा ध्यान में रखना है एक चीज कि जो फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स। अब ये टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है? टेंजेंट का मतलब होता है बेटा कि टच करके जाता हुआ लाइन। मतलब अगर मैं कहूं कि ये पेन है और इस पेन के
इस पेन के इस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा बेटा, इस तरीके से इस पॉइंट को टच करता हुआ जाता हुआ लाइन, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है कि सरफेस को टच करता हुआ जाते हुए लाइन। तो जो फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि अब देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जब ये कांटेक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या केवल एक ही पॉइंट पे लग रहा है, नहीं, फ्रिक्शन पूरे पॉइंट पे लग रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि वो टच कर रहा है पूरे पॉइंट्स को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह के टेंजेंशियल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें बची हुई हैं, तो नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन के टाइप्स कितने तरह की होती हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ओवर अप्लाइड फोर्स। मतलब अभी बताता हूं, पहले आप लोग समझ लो, चीजों को देख लो कि हेडिंग क्या है। हेडिंग है आपका वेरिएशन, वेट अ मिनट बेटा, इंक निकल गया है। Okay. So heading will be variation of frictional force over applied force। मतलब अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से वैरी करता है, हमें इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक ग्राफ है बेटा। तो एक काम करते हैं, ग्राफ के लिए हमेशा हमारे पास दो एक्सिस होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो एक्सिस होगा बेटा वो मेरा होगा अप्लाइड फोर्स का। चलो ये मेरा अप्लाइड फोर्स का, और ये जो होगा बेटा वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का होगा। अब इसी ग्राफ को समझाने के लिए बेटा मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, और सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट एक टेबल के ऊपर रखा गया है। तो स्टार्टिंग में जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसके पास क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा? आंसर है नहीं, मैंने बताया था नहीं। यानी कि जब अप्लाइड फोर्स जीरो हो, क्योंकि ये ओरिजिन पे हमेशा जीरो होता है, तो जब अप्लाइड फोर्स जीरो हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? जीरो है। समझ लगी बात? चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं F। तो जैसे ही F लगाते हैं तुरंत स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है। तुरंत क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। यानी कि सपोज कर लो मैंने फोर्स को यहां तक लगाया, इस पॉइंट तक मैंने फोर्स लगाया F, ठीक है। अब मैंने फोर्स को बढ़ा दिया F डैश, फिर मैंने फोर्स को बढ़ा दिया F डबल डैश, है ना। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे बेटा, जैसे जैसे हम लोग इस फोर्स को बढ़ाएंगे, तो मैंने आपको बताया था क्या, जैसे जैसे हम इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं F ट्रिपल डैश, F 4 टाइम डैश, जैसे जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है बेटा, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? बढ़ता है ना। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था अभी कि देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगा करके इसको खींचना स्टार्ट किया इधर से इधर की तरफ, तो जैसे जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया हो, सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर देखो मैं ये वाला जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे ये फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब F ट्रिपल डैश के बाद, इसके बाद यानी कि ये जो फोर्स है बेटा F ट्रिपल डैश के बाद, अब अगर इससे ज्यादा फोर्स हम इंक्रीज करेंगे, इससे ज्यादा जब अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा ऐसे। अब देखो क्या हुआ, इस ग्राफ को मैंने क्यों ऐसा बनाया, तो देखो जब जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स यहां तक पहुंच गया, जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज किया, यहां तक इंक्रीज किया ना। लेकिन हुआ क्या, जब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गए, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंच गए, मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा।
तो यहां से यहां तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ये होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ओ से ए तक, ओ से ए तक क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है। तो उस रीजन के फोर्स को, उस रीजन के फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो जैसे जैसे ये एफ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बूस्ट करेगा। तो इंक्रीज क्या हमेशा इंक्रीज होगा क्या, नहीं ना, मैंने बताया था कि जब ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, देखो यहां पर जाकर के फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस पॉइंट तक, ये है आपका एफएस मैक्स, एफएस मैक्स, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि ये क्या है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद भी अगर हम लोगों ने फोर्स को इंक्रीज किया F5 टाइम डैश, जैसे जैसे हम लोग फोर्स को इंक्रीज करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर फोर्स इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा ना। और अगर एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया तो उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू, जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था, वो फ्रिक्शन की वैल्यू फॉल करती है, क्या हो जाती है, फॉल करती है। फॉल करके कहां तक पहुंचा, देखो यहां तक पहुंच गया, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या, फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं, यहां पर देखो एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये देखो, तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये है बेटा ग्राफ किसका, कि फ्रिक्शन का, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से वेरी कर रहा है अप्लाइड फोर्स के साथ, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से वेरी कर रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो जीरो था, और जैसे जैसे हम लोगों ने फोर्स इंक्रीज किया तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो क्या हमेशा इंक्रीज होगा, नहीं बेटा, एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद भी अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, और मूव करते समय उसकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉल कर गई, फ्रिक्शन की वैल्यू फॉल कर गई, और फॉल करने के बाद एक कांस्टेंट फ्रिक्शन को अटेन कर लेता है। वंस देखो, whenever an object is placed another object, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है, there does not act any kind of frictional force, उसके ऊपर कोई भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। once we started applying force, then the static frictional force begins to act, क्या करता है, जब से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तुरंत एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या करने, एक्ट करने लगता है। नाउ इफ वी increase the applied force, then the value of static frictional force will increase continuously, and at a certain applied force, the object attained maximum static frictional force, that is called what, this is called limiting friction, now if we again increase the external force, then the frictional force begins to fall, and the object started moving at a constant या steady frictional force, एक constant steady frictional force के ऊपर वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। so this is all about this graph. This graph is very very important. ये ग्राफ क्या है बेटा, very very important है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये ग्राफ ही बताता है कि ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर
स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो दीज ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है बेटा बेटा मैंने वीडियो में किया हुआ है। इस ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप वीडियो को स्लो करके दिखोगे तो आप कॉपी पे उसको लिख भी सकते हो, राइट डाउन भी कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करो बेटा और ये डायग्राम, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो ग्राफ है इसको नोट डाउन करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स वैरी कर रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा गया है और इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज व्हाट? लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि एफ एस मैक्स ज्यादा होगा लार्ज और एफ एस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ एस मैक्स ज्यादा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा? दोनों फोर्सेस में से, दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस है, तो दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस में से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, लार्ज होगा? तो बेटा आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर है एफ एस मैक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? एफ के यहां पर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स यहां पर है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पर है? नीचे है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्स। ठीक है, याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और ये टॉपिक होगा बेटा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो चार तरह के लॉज है। तो सबसे पहला जो लॉ है बेटा, देखो लिमिटिंग, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या नियम क्या है, वो चार तरह के नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है बेटा आपका कि लिमिटिंग फ्रिक्शन is a contact force between two objects. Limiting friction is a contact force between two objects when object is just about to move. ठीक है, ये पहला आपका लॉ हो गया। चलो और दूसरे लॉ की बात करते हैं। Limiting frictional force is a tangential force. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एक टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो सर आपने दोनों बताया होगा, अब यही लॉ है तो क्या करो बेटा। और थर्ड की बात करते हैं। Limiting frictional force does not depends on the area of contact. Limiting frictional force does not depends on the area of contact. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
यानी कि दो ऑब्जेक्ट कितने एरिया में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है बेटा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस का जो नेचर है वो कैसा है, रफ है कि सॉफ्ट है ना। अगर मैं आपको एक रफ सरफेस दे दूं, ये रफ सरफेस है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि इसके ऊपर, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि रफ है। तो क्या कह रहा है, लिमिट पहला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का कांटेक्ट फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट के, जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव होने वाला होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैंने मेंशन नहीं किया है, डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू द मोशन, मोशन के ऑपोजिट, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स, ये क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, टच करता हुआ जाता है, स्पर्श करता हुआ जाता है ना। चलो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया कांटेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा फोर्थ नंबर, वो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction, limiting friction is directly proportional to the normal reaction। सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना क्या क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है, मास mg नीचे की तरफ लग रहा है, सरफेस जो है रिएक्शनरी फोर्स दे रहा है वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऊपर की तरफ, है ना। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, और ये जो यहां पर ये एफएस काम कर रहा है, एफएस मैक्स, तो एफएस मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, समझ लो बात को। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का जो रिएक्शन है, नॉर्मल का जो रिएक्शन यानी कि जो टेबल के ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, वो टेबल भी तो इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। एफ एस मैक्स लिखो या ना लिखो, एफ एस लिख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। तो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर एफ एस इक्वल टू, यहां पर न्यू एस आर, एफ एस इक्वल टू न्यू एस। न्यू एस क्या है बेटा, यहां पर ये जो न्यू एस है यही है आपका बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, समझ रहे हो बात को। वेयर न्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो न्यू एस, एफ एस इक्वल टू न्यू एस आर, समझ रहे हो बात को। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी चारों जो लॉज है बेटा, इसमें से 3 लॉ तो आपने पढ़ के रखा हुआ, तो जो चौथा लॉ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला बनकर के आया है, एफ एस इक्वल टू न्यू एस आर, जहां पर न्यू एस क्या है, न्यू एस ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, हिंदी में कहते हैं गुणांक, क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू न्यू एस आर, याद रहेगा, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू एस का यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ न्यू एस, तो न्यू एस का फॉर्मूला क्या निकल करके है, न्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो एफ एस क्या है, फोर्स है, मतलब न्यूटन, रिएक्शनरी फोर्स क्या है, न्यूटन, दोनों ही फोर्स है ना बेटा। अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें और आर क्या है, रिएक्शनरी फोर्स है, दोनों फोर्स है, तो दोनों फोर्स है तो दोनों न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपको मिल जाएगा केवल और केवल न्यू एस। और ये न्यू एस क्या है, यही है कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, तो एक काम करो बेटा, मैं ऊपर का जो रफ मैं आपको समझाने के लिए नोट कर रहा था उसको इरेज करता हूं। आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो, इन सभी चीजों को नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं कंप्लीटली भीग चुका हूं लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते, और मेरे इस हार्ड वर्क को एक गिव अ बिग थम्स अप टू माय हार्ड वर्क। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करना, क्योंकि जो अगला लेक्चर आएगा वो इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो पहले इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना, चीजों को आसानी से अपने दिमाग में उतार लेना। मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रहना। मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।